एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी पॉइंट से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हाकू नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने पहली बार अपने दोस्त को लड़ाई में मारते देखा है? यही एक निंजा की जिंदगी का हिस्सा है। ये बात सुनते ही नारुतो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। इसी के साथ हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, व्हाइट्स हिडन एम्बिशन। टाइटल के बाद हाकू महसूस करता है कि नारुतो के अंदर का गुस्सा और बदले की आग हर पल और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। वो सोचता है कि नारुतो का चक्र हर सेकंड और ताकतवर हो रहा है, इसलिए अगर उसने अभी अटैक ना किया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हाकू फौरन नारुतो पर अपने सेनबोन से हमला करता है, लेकिन इस बार उसके सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं क्योंकि नारुतो के अंदर से 9 टेल फॉक्स कुरामा की ताकत बाहर आनी शुरू हो जाती है। नारुतो के जिस्म के गिर्द लाल चक्रा फैल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हाकू हैरानी से कहता है, इम्पॉसिबल, इसकी आंखें। अगले ही पल नारुतो हाकू को पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारता है और उसके क्रिस्टल आइस मिरर्स को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ काकाशी नारुतो के चक्र को महसूस करके कहता है, तो सिर्फ 9 टेल्स की थोड़ी सी ताकत बाहर आई है और सील अभी भी सलामत है। इसका मतलब हमारे बचने की उम्मीद अभी भी है, लेकिन वक्त बहुत कम है। फिर काकाशी ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनना चाहता, चलो इस लड़ाई का फैसला अभी करते हैं। ज़बूज़ा मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। दिखाओ काकाशी, क्या तुम वाकई अपनी बातों जितने ताकतवर हो? इधर हाकू पूरी कोशिश करता है, लेकिन नारुतो के सामने उसकी एक नहीं चलती। नारुतो एक जबरदस्त मुक्का मारकर हाकू को बहुत दूर फेंक देता है और उसका जुत्सु भी तोड़ देता है। हाकू मजबूर होकर ज़बूज़ा से कहता है, मैं इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता, इसकी ताकत बिल्कुल अलग है, मैं हार गया। नारुतो गुस्से में हाकू को खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही हाकू का मास्क टूट कर गिरता है, नारुतो एकदम रुक जाता है और हैरानी से कहता है, तो तुम वही हो जिससे मैं जंगल में मिला था? हाकू शांत रहते हुए कहता है, रुक क्यों गए? अभी तो तुमने अपने दोस्त का बदला लेने की कसम खाई थी, या फिर तुम्हारे वादे सिर्फ बातों तक ही होते हैं? ये सुनकर नारुतो गुस्से में हाकू को मुक्का जरूर मारता है, लेकिन हाकू फिर भी कहता है, नहीं, इतनी ताकत काफी नहीं है, तुम अब भी खुद को रोक रहे हो। अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो अपनी कसम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हारा अपने दोस्त के लिए प्यार सिर्फ दिखावा था। फिर हाकू नारुतो से पूछता है, क्या तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा मायने रखता हो? और बिना जवाब का इंतजार किए कहता है, मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान मायने रखता है, ज़बूज़ा। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए जीता हूँ, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर कोई अपने मालिक के दुश्मन को मार सकता हो और फिर भी उस पर रहम करे तो वो दया नहीं होती, बल्कि अपनी जिंदगी के मकसद से धोखा होता है। जब इंसान अपना मकसद खो देता है तो उसकी जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं रहती, फिर वो सिर्फ दर्द और तकलीफ के साथ जीता रहता है। नारुतो फौरन जवाब देता है, बस अपनी बात करो, ज़बूज़ा जैसे आदमी की इतनी गुलामी क्यों करते हो? तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के नाम कर दी जो सम्मान का मतलब तक नहीं जानता। अगर वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है तो मैंने इससे ज्यादा बेकार बात कभी नहीं सुनी। हाकू उदास मुस्कुराता है और कहता है, कभी मेरी जिंदगी में भी 2 लोग सब कुछ थे, मेरे पिताजी और मेरी माँ। इसके बाद हाकू अपना दर्दनाक ब्रोशर नारुतो को सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका जन्म लैंड ऑफ वाटर के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सर्दियों में हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती थी। उसके माँ बाप गरीब किसान थे और मुश्किल जिंदगी के बावजूद बहुत खुश रहते थे। हाकू कहता है, हाँ, हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया, उस बात की वजह से जो मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी। नारुतो हैरानी से पूछता है, कहना क्या चाहते हो? आखिर हुआ क्या था? हाकू उदास नजरों से देखते हुए सिर्फ इतना कहता है, मेरी कोई गलती नहीं थी। और इसी बात के साथ उसके दर्द भरे अतीत का असली राज खुलना शुरू होता है। हाकू उदास नजरों से नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी कोई गलती नहीं थी, दोष मेरे खून में था। नारुतो हैरान होकर पूछता है, खून में? इसका क्या मतलब? तुम कह रहे थे कि इसी वजह से सब कुछ बदल गया। हाकू गहरी सांस लेकर बताता है, उस दिन मेरे पिताजी बदल गए थे, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया और फिर मुझे भी खत्म करना चाहते थे। नारुतो ये सुनकर हैरान रह जाता है। तब हाकू उसे समझाता है कि सालों तक चलने वाली सिविल वॉर के बाद लैंड ऑफ वाटर के लोग उन सब से नफरत करने लगे थे जिनके खून में केके जेनकाई होता था।
नारुतो पूछता है, केके जेनकाई? हाकू बताता है, ये एक जेनेटिक खासियत होती है जो सिर्फ कुछ खास कबीलों के खून में होती है और नस्लों से आगे चलती रहती है। इसी ताकत की वजह से उन लोगों को जंग में सिपाही बनाया जाता था और सब उनसे डरते थे। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो वही लोग उनसे नफरत करने लगे। उन्हें लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ तबाही और बदकिस्मती लाते हैं। इसीलिए केके जेनकाई रखने वाले लोग अपनी पहचान छुपा कर जीने लगे, क्योंकि अगर उनका राज खुल जाता तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाता। हाकू आगे कहता है, मेरी माँ ने भी सालों तक अपनी इस ताकत को सबसे छुपा कर रखा। फिर उनकी मुलाकात एक गरीब किसान से हुई। दोनों ने शादी कर ली और माँ को लगा कि अब वो सुकून की जिंदगी जिएंगी। फ्लैशबैक में छोटा हाकू खुशी से अपनी माँ को अपनी आई स्टाइल दिखाता हुआ कहता है, मम्मी देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। लेकिन उसकी माँ घबरा कर फौरान कहती है, नहीं हाकू, ऐसा दोबारा कभी मत करना, किसी को भी अपनी ये ताकत मत दिखाना। हाकू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बदकिस्मती से उसके पिताजी ये सब देख चुके होते हैं। हाकू उदास होकर कहता है, उसी दिन मेरे पिताजी हमारा राज जान गए थे। कुछ ही देर बाद वो गांव वालों को साथ लेकर घर लौटते हैं। नफरत और डर में अंधे हो चुके लोग हाकू और उसकी माँ को मारने के इरादे से घर को घेर लेते हैं। हाकू के पिताजी बिना रहम किए उसकी माँ को उसी के सामने मार देते हैं। अपनी माँ की मौत देखकर हाकू पूरी तरह टूट जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है, जबकि उसके पीछे गांव वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। हाकू अपनी कहानी जारी रखते हुए कहता है, मैं भागते भागते रास्ते में गिर गया था। फिर मैंने खुद को संभल लिया, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों हमेशा के लिए जा चुके थे, लेकिन उनके जाने से भी ज्यादा दुख मुझे एक और चीज के खोने का था, मेरा मकसद। नारुतो हैरानी से पूछता है, तुम्हारे मम्मी पापा से भी ज्यादा जरूरी चीज वो क्या थी? हाकू उदास मुस्कुराकर कहता है, मेरा मकसद। इस पूरी दुनिया में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी, मैं किसी के काम का नहीं था। ये बात सुनकर नारुतो खामोश हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। हाकू फिर नारुतो से पूछता है, तुम होकागे बनने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि गांव के सब लोग तुम्हें देखें, तुम्हें पहचाने और तुम्हारी तारीफ करें? असल में हमारी छोटी सी जिंदगी की कीमत तभी होती है जब कोई हमें अपना समझे। जब कोई हमारी तरफ देखना ही ना चाहे तो लगता है जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं। फिर हाकू बताता है कि एक दिन उसकी मुलाकात ज़बुज़ा से हुई। उनकी आंखों में मेरे लिए ना नफरत थी और ना ही डर। उन्होंने मुझे अजीब समझकर ठुकराया नहीं। उन्होंने मेरी खास ताकत को देखा और कहा कि उन्हें मेरी जरूरत है। उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद है। फ्लैशबैक में ज़बुज़ा छोटे हाकू से कहता है, इतने छोटे बच्चे हो, अगर ऐसे ही अकेले रहे तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। हाकू धीरे से जवाब देता है, एक बात कहूं, आपकी आंखें मेरी जैसी हैं। ज़बुज़ा मुस्कुराकर कहता है, तो बताओ, यही रहकर मारना चाहते हो या मेरे साथ चलकर मेरे काम आना चाहते हो? अगर मेरे साथ चलोगे तो बिना सवाल किए मेरी हर बात माननी होगी। आज से तुम्हारी ये खास शक्तियां सिर्फ मेरी होंगी। हाकू बिना झिझक ज़बुज़ा के साथ चल पड़ता है। हाकू कहता है, उस दिन मुझे पहली बार खुशी महसूस हुई। रास्ते में ज़बुज़ा उसे बताता है, आज से मैं लैंड ऑफ वाटर छोड़ रहा हूँ। एक दिन मैं वापस आऊंगा और इस मुल्क पर कब्जा करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत से काम पूरे करने हैं और उन सब में तैबकी करोगे। एक बात याद रखना, मुझे दोस्ती, हमदर्दी या तारीफ की जरूरत नहीं और ना ही तुम मुझसे कभी इन चीजों की उम्मीद रखोगे। हाकू फौरन झुक कर कहता है, मैं समझ गया, आज से मैं सिर्फ आपका हूँ ज़बुज़ा। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। मुझे अपना हथियार समझिए जो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी हिफाजत करेगा। हाकू की बात सुनकर ज़बुज़ा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, हमारी निभ जाएगी बच्चे। हाकू उदास नजरों से ज़बुज़ा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपको निराश कर दिया ज़बुज़ा। मैं अब वो हथियार हूँ जो टूट चुका है और अब किसी काम का नहीं रहा। ये कहकर वो नारुतो की तरफ मुड़ता है और तो कहता है, नारुतो, अगर स्तन कंज़ेन फैपिन अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो तो मबचपम कर दो। लेकिन उसी वक्त सीन काकाशी और ज़बुज़ा की तरफ चला जाता है। काकाशी की अपना निंजा आर्ट समनिंग एवी आर्ट फैन परस्यूट जुत्सु इस्तेमाल करता है। ज़बुज़ा हंस कर कहता है, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? तुम मुझे देख ही नहीं सकते, मैं तुम्हें देख सकता हूँ।
लेकिन तुम सिर्फ अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हो। तुम खुद मेरे जाल में फंस गए हो काकाशी। लेकिन अगले ही पल जमीन फटने लगती है और अचानक काकाशी के निंजा हाउंड्स बाहर निकलकर ज़बूज़ा पर टूट पड़ते हैं और उसे मजबूती से जकड़ लेते हैं। ये देखकर तजुना घबरा कर पूछता है, ये डरावनी आवाज़ किस चीज़ की है? सकुरा भी घबरा कर कहती है, मुझे नहीं पता, और सच कहूँ तो मैं जाना भी नहीं चाहती। तब काकाशी मुस्कुराकर ज़बूज़ा से कहता है, मुझे पहले ही पता था कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी खुशबू तक ज़रूर पहुँच सकता हूँ। ये मेरा समनिंग जुत्सु था। मैंने अपने निंजा हाउंड्स को बुलाया है जो सिर्फ खुशबू का पीछा करते हैं। जब तुमने मुझे तलवार से जख्मी किया था, मैंने जानबूझकर वो वार सहा था ताकि तुम्हारी तलवार की खुशबू मेरे हाउंड्स तक पहुंच सके। बस उसी खुशबू का पीछा करते हुए वो तुम तक आ गए। तो ज़बूज़ा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? काकाशी आधे कहता है, अब मिस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मुझे सिर्फ एक ही चीज साफ दिख रही है, तुम्हारी हार। ज़बूज़ा गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, क्या सिर्फ बातों से ही मुझे हरा दोगे? काकाशी शांत लहजे में जवाब देता है, अभी तो मेरे हाउंड्स सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो ये तुम्हें चीर फाड़ देंगे। फिर काकाशी ज़बूज़ा का पूरा अतीत उसके सामने रख देता है और कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा तुम्हारा लालच रहा है। मिज़ुकागे का तख्ता पलटने की कोशिश में तुम नाकाम रहे और अपने बचे कुछ साथियों के साथ भाग गए। उसके बाद ट्रैकर निंजा हर वक्त तुम्हारी तलाश में रहे और तुम एक रॉग निंजा बन गए जिसका नाम हर जगह मशहूर हो गया। अब तुम फिर से लैंड ऑफ वाटर पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए। काकाशी फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसमें बिजली की जबरदस्त ताकत जमा होने लगती है। चमकती हुई लाइटनिंग देखकर ज़बूज़ा भी हैरान रह जाता है और कहता है, इसका चक्र इतना ताकतवर है कि आंखों से दिख रहा है और ये इसे अपने हाथ में समेट रहा है। काकाशी अपना लाइटनिंग ब्लेड तैयार करते हुए कहता है, मैं तजुना को हर हाल में बचाऊंगा। वो एक बहादुर इंसान है जिसका सपना सिर्फ अपने लोगों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना है। जो ब्रिज वो बना रहा है वो इस मुल्क के लोगों की उम्मीद है, और तुम एक ऐसी बीमारी हो जो जहां जाती है सिर्फ तबाही और दर्द छोड़ जाती है। काकाशी ज़बूज़ा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें लोगों की जरा भी परवाह नहीं। एक असली शिनोबी कभी ऐसा नहीं करता। ज़बूज़ा, तुमने सही कहा। मुझे इन बेकार लोगों और उनके छोटे छोटे सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अपना एक सपना है और मेरे लिए वही सब कुछ है। काकाशी फौरा कहता है, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान का फ्यूचर हो, और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है ज़बूज़ा। आज तुम यही खत्म हो जाओगे। उसी वक्त हाकू नारुतो की तरफ देखकर कहता है, आगे बढ़ो, वार करो, मुझे खत्म कर दो, हिचकिचा क्यों रहे हो? नारुतो गुस्से और उलझन में जवाब देता है, मैंने आज तक इतनी बेकार बात नहीं सुनी। वो तुम्हें एक गुलाम की तरह रखता है। तुम कोई हथियार या औजार नहीं, एक इंसान हो। फिर भी तुम उस जैसे आदमी की इतनी परवाह कैसे कर सकते हो? हाकू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बस इसी वजह से। नारुतो हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? हाकू कहता है, जब मेरी मुलाकात ज़बूज़ा से हुई थी तब मेरे पास ना कोई मकसद था और ना ही जीने की कोई वजह। ज़बूज़ा ने मुझे दोनों दिए। हाकू अपने गुजरे हुए दिन याद करता है और दिल ही दिल में सोचता है, अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की वो एक चीज जिसकी वजह से मेरी जिंदगी का कोई मतलब था मुझसे छीन ली गई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं एक कोलता हुआ औजार हूँ, एक ऐसा हथियार जिसकी धार खत्म हो चुकी है और जो अब किसी के काम का नहीं रहा। फिर वो नारुतो की तरफ देखकर आखिरी बार कहता है, आगे बढ़ो नारुतो, हम दोनों के लिए मेरी कहानी यही खत्म कर दो। ज्यादा मत सोचो। बस वारी गांव की तरफ भाग रहा होता है। उसके दिल में अब पहले जैसा डर नहीं रहता। वो जोर से कहता है, नारुतो और बाकी सब हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं और हम यहाँ चुप कर बैठे हुए हैं। अगर हम उनकी मदद के लिए भी नहीं निकले तो फिर हम कभी आजाद नहीं हो सकते। हमें भी लड़ना होगा। इतने में एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, द वेपन्स नोन एज शिनोबी। उसके बाद इनारी अंकल गीची के घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाता है, अंकल गीची, दरवाजा खोलिए, मेरे साथ 4 मैन ब्रिज चलिए। अब हमें गतो और उसके आदमियों से डरने की कोई जरूरत नहीं।
अगर हम सब मिलकर उनका सामना करें तो हम उनके जुल्मों से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन अंदर से दीची मायूसी भरी आवाज़ में कहते हैं, नहीं इनारी, मैंने लड़ना कब का छोड़ दिया है। लड़ना सिर्फ हीरोज का काम होता है, बिल्कुल तुम्हारे पिता कायजा की तरह। तुमने देखा था ना उनका क्या अंजाम हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है। अगर हम भी उनके सामने खड़े हुए तो हमें सिर्फ आंसू और पछतावा ही मिलेगा। मैं दोबारा किसी अपने को खोना नहीं चाहता। मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो। लेकिन इनारी अब वो डरा हुआ बच्चा नहीं रहा था। वो पूरी हिम्मत के साथ कहता है, नहीं अंकल, ये जिंदगी ठीक नहीं है। मैं अब डर डर कर नहीं जीना चाहता। अगर हम खुद अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और हमारे लिए नहीं लड़ेगा। इतने में इनारी को अपने पिता कायजा की बात याद आती है। अपनी जिंदगी हमेशा इस तरह जीना कि तुम्हें कभी किसी बात का पछतावा ना हो। ये अल्फाज उसके अंदर एक नई हिम्मत भर देते हैं। इनारी फिर कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी तरह आप भी पूरे गांव वालों की फिक्र करते हैं। मैं अपनी मम्मी, दादाजी और सब लोगों की खुशी चाहता हूँ और उनकी खुशियों के लिए हमें लड़ना ही होगा। मैं अब तक एक कयर बनकर जीता रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि डर कर छुपने से कुछ नहीं बदलता। हम बहुत जुल्म सह चुके हैं। अंकल, आपको मेरी कसम, प्लीज ब्रिज पर आ जाइए। इनारी की बातें सुनकर एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है और कहती है, हमारा छोटा सा इनारी आज वाकई बड़ा हो गया है। और तुम सबका क्या तुम वाकई उस छोटे बच्चे को उन दरिंदों का सामना अकेला करने दोगे? इसके बाद इनारी पूरे गांव में दौड़कर हर घर का दरवाजा खटखटाता है और जोर से पुकारता है, कोई है? प्लीज मेरे साथ ब्रिज पर चलो, चलो मिलकर गतों का मुकाबला करते हैं। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इनारी मायूस होकर कहता है, अब मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनने के लिए दरवाजा ही नहीं खोल रहा। फिर वो अपनी हिम्मत जाम करके कहता है, ठीक है, अगर कोई मेरे साथ नहीं आना चाहता तो मैं अकेला ही ब्रिज पर जाऊंगा। सीन फिर ब्रिज पर शिफ्ट होता है। तुम रुक क्यों गए? मुझे लगा था तुम एक ताकतवर निंजा बनना चाहते हो। नारुतो उसकी बात सुनकर कहता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जिंदगी का मतलब बस लड़ना और लोगों को मारते रहना है जब तक कोई जिंदा ना बचे? एक शिनोबी होने का मतलब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होता। असली ताकत दूसरों की हिफाजत करने और उनके लिए खड़े होने में होती है। नारुतो की बातें सुनकर हकू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैंने ये बात उसी दिन महसूस कर ली थी जब हम पहली बार जंगल में मिले थे। हम दोनों अंदर से एक जैसे हैं। हकू नारुतो की तरफ देखते हुए नरमी से कहता है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात का मतलब समझ जाओगे। बस मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि आज का ये बोझ तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। हकू के अल्फाज सुनकर नारुतो उदास हो जाता है और कहता है, तो तुम वाकई यही चाहते हो और तुम्हें यकीन है कि यही सिर्फ एक रास्ता है? हकू बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ। नारुतो गहरी सांस लेकर कहता है, अजीब बात है, अगर हम किसी और वक्त और किसी और जगह मिले होते तो मुझे लगता है कि हम जरूर दोस्त बनते। हकू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ तुम सही कहते हो। नारुतो, अपने सपने कभी टूटने मत देना। ये सुनकर नारुतो अपनी हिम्मत जमा करता है और हकू की तरफ दौड़ पड़ता है। हमला करते हुए वो जोर से कहता है, ये वार सासुके के लिए है, क्योंकि उसका भी एक सपना है। हकू आंखें बंद करके मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया नारुतो, इस बार सही निशाना लगाना। दूसरी तरफ तजुना धीरे धीरे छटते हुए कोहरे को देखकर कहता है, आखिरकार ये घना कोहरा हट रहा है। सकुरा सामने देखते हुए कहती है, देखिए दोनों बिल्कुल हिल नहीं रहे, लगता है किसी भी पल एक दूसरे पर हमला कर देंगे। तजुना परेशान होकर कहता है, मुझे तो अभी भी ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा, इनमें काकाशी सा कौन है? इसी दौरान जब नारुतो हकू पर अपना वार करने वाला होता है तब हकू अचानक अपना फैसला बदल देता है। वो फौरन नारुतो का हाथ पकड़ लेता है और तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। भागते हुए वो कहता है, सॉरी नारुतो, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरा एक जरूरी काम अभी बाकी है। ब्रिज के दूसरी तरफ उसी वक्त काकाशी अपनी लाइटनिंग ब्लेड के साथ जबुजा पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है। जबुजा दिल ही दिल में सोचता है, क्या यही मेरा अंत है? लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक हकू बिजली की रफ्तार से दोनों के बीच आ जाता है और जानबूझकर काकाशी के लाइटनिंग ब्लेड के सामने खुद को खड़ा कर देता है। काकाशी का अटैक सीधा हकू के सीने को चीर देता है। ये मंजर देखकर तजुना हैरानी से चिल्लाता है, ये क्या हो गया? सकुरा, नारुतो और वहां मौजूद सब लोग एकदम शॉक में रह जाते हैं।
हाकू बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद मुश्किल से खड़ा रहता है। उसके सीने में ककाशी का हाथ घुसा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी ताकत से ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, ज़बूज़ा-सान, अब हमला कीजिए। ककाशी समझता है कि अब ज़बूज़ा के पास कोई मौका नहीं बचा। वो कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा फ्यूचर यहीं खत्म हो चुका है। लेकिन ज़बूज़ा अपनी तलवार मजबूती से पकड़ते हुए ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, फिर से गताओ ककाशी। इसी के साथ एपिसोड का सस्पेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाकू ने अपनी जान देकर भी सिर्फ एक ही मकसद चुना था, अपने सबसे अजीज इंसान ज़बूज़ा की हिफाजत करना। सीन फिर इनारी की तरफ शिफ्ट होता है। इनारी की माँ उसका रास्ता रोककर परेशानी से कहती है, बेवकूफ़ी मत करो, तो बाप पर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाओगे। लेकिन इनारी हिम्मत के साथ जवाब देता है, मुझे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि कोई भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी माँ आंसुओं भरी आंखों से कहती है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। रुक जाओ इनारी, तुम अभी सिर्फ एक बैचलर्स हो, वहां जाकर तुम आखिर कर ही क्या लोगे। इनारी अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप सही कह रही हैं, मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बच्चा हूँ जो डर कर भागने के बजाय डांट कर लड़ना जानता है। मैं बिल्कुल अपने पापा कायजा की तरह बनना चाहता हूँ। इतना कहकर इनारी दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ता है। पीछे से उसकी माँ घबराकर जोर से आवाज देती है, इनारी रुक जाओ। लेकिन इनारी बिना पीछे देखे ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ता है। सीन फिर दोबारा ब्रिज पर आ जाता है। नारुतो उधर उधर देखते हुए हैरानी से कहता है, अरे वो कहाँ चला गया? कोहरा भी हट रहा है। एक मिनट, क्या वो हाकू है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर 14 हो क्या रहा है? तजुना हाकू को देखकर कहता है, क्या यही वो मास्क पहने वाला लड़का है? ककाशी संजीदगी से जवाब देता है, हाँ, इसने मेरे लाइटनिंग ब्लेड के सामने खुद को लाकर मेरा वार अपने ऊपर ले लिया। इसने अपनी जान देकर तुम्हारे 2 कौड़ी की जिंदगी बचा ली ज़बूज़ा। ज़बूज़ा हाकू की तरफ देखकर बस इतना कहता है, शाबाश हाकू। उसके चेहरे पर दर्द नजर नहीं आता, लेकिन उसके अल्फाज बता रहे होते हैं कि वो हाकू की वफादारी को समझता है। इसी दौरान साकुरा घबरा कर चिल्लाती है, काकाशी सेंसेई, संभल जाइए। काकाशी हैरान होकर सोचता है, क्या ये हाकू के सेक्रीफाइस की भी परवाह नहीं करेगा? क्या ये मुझे हराने के लिए उसकी कुर्बानी को भी नजरअंदाज कर देगा? अगले ही पल ज़बूज़ा अपनी बड़ी तलवार लेकर काकाशी पर टूट पड़ता है और कहता है, मुझे पहले ही पता था कि मुझे एक अनमोल खजाना मिल गया था। बच्चे, तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं, मेरी भी जान बचा ली। इसी वक्त हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ज़बूज़ा पहली बार हाकू से मिला था, तब उसने हाकू से कहा था, तुम अभी बहुत छोटे हो, अगर इस तरह अकेले रहे तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। बताओ, यही मारना चाहते हो या मेरे साथ चलकर मेरे काम आना चाहते हो? लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे साथ चलोगे तो बिना सवाल किए मेरी हर बात मानोगे। आज से तुम्हारी खास ताकत सिर्फ मेरी होगी। हाकू उस वक्त बिना हिचकिचाहट के जवाब देता है, मैं समझ गया ज़बूज़ा-सा, आज से मैं सिर्फ आपका हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी आपके हिसाब से जिएगा। मुझे एक हथियार समझिए, ऐसा हथियार जो हमेशा आपकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। इसी वजह से हाकू ने बिना सोचे अपनी जान देकर ज़बूज़ा को बचा लिया था। फ्लैशबैक खत्म होते ही ज़बूज़ा दोबारा ककाशी पर हमला करता है, लेकिन ककाशी फोरा पीछे उछलकर उसके वार से बच जाता है। ज़बूज़ा हैरानी से कहता है, हाकू की लाश को उठाकर भी तुम इतनी फुर्ती से बच गए? नारुतो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ककाशी उसे रोक कर कहता है, नहीं नारुतो, इस लड़ाई में तुम बीच में नहीं आओगे। ये मेरा मुकाबला है और ज़बूज़ा मुझसे बच नहीं पाएगा। इतना कहकर ककाशी इज्जत के साथ हाकू की आंखें बंद कर देता है और उसे आराम से जमीन पर लिटा देता है। इसी बीच साकुरा घबराकर नारुतो को आवाज देती है, नारुतो इधर आओ जल्दी। नारुतो फोरा उसके पास पहुंचता है और पूछता है, साकुरा तुम ठीक हो? और सासुके कहाँ है? साकुरा कुछ नहीं कह पाती। उसकी खामोशी देखकर ही नारुतो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन उसी वक्त ज़बूज़ा मौका देखकर कहता है, ककाशी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी अपना ध्यान नहीं भटकने देता। वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ककाशी फोरा उसके वार को रोककर एक जबरदस्त किक से उसे पीछे ढकेल देता है। दूसरी तरफ तजुना साकुरा से कहता है, मैं तुम्हें सासुके के पास ले चलता हूँ। साकुरा धीरे धीरे सासुके के पास पहुंचती है।
नरूतो भी उदासी के साथ उसके पीछे चलता है। जब साकुरा सासुके के जिस्म को हाथ लगाती है तो उसका बदन बिल्कुल ठंडा होता है। वो घबरा कर कहती है, ये इसका जिस्म तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, कहीं ये उसकी कोई नई ट्रिक तो नहीं। तजुना नरमी से कहता है, साकुरा, जो तुम महसूस कर रही हो उसे छुपाने की कोशिश मत करो, अपने दिल की बात कह दो। साकुरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, मैं एकेडमी की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, हर टेस्ट में सबसे आगे रहती थी। मुझे लगता था कि एक परफेक्ट शिनोबी बनने के लिए सिर्फ किताबों का ही काफ़ी होता है। मुझे याद है हमें शिनोबी के 100 से भी ज़्यादा प्रिंसिपल्स याद करवाए गए थे और मैंने हर एक प्रिंसिपल याद कर लिया था। मुझे खुशी होती थी जब टीचर्स मुझसे उनके जवाब पूछते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सबसे होशियार हूँ। मुझे आज भी याद है, एक बार उन्होंने हमें 25वां प्रिंसिपल बताने को कहा था और मैंने फौरन सही जवाब दिया था। एक शिनोबी कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता, लेकिन आज मैं इस प्रिंसिपल पर अमल ही नहीं कर पा रही। साकुरा को एकेडमी का वो प्रिंसिपल याद आता है जिसमें सिखाया गया था, चाहे हालात कैसे भी हों, एक शिनोबी कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता। जज्बात इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, वो उसकी सोच को ढूंढला कर देते हैं और उसके इरादों को हिला देते हैं। लेकिन उस पल साकुरा से ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता। सासुके को उस हालत में देखकर वो जोर जोर से रोने लगती हैं। तजुना ये सब देखकर उदास हो जाता है और कहता है, सासुके, जैसे इतने छोटे बच्चे के कांधों पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया। अगर इसी को शिनोबी का तरीका कहते हैं तो फिर ऐसा तरीका तुम लोगों को ही मुबारक हो। तजुना की बात ये दिखाती है कि एक आम इंसान की नज़र में शिनोबी की जिंदगी सिर्फ दर्द, कुर्बानी और मौत से भरी होती है। सीन फिर दोबारा ककाशी और ज़बूज़ा की लड़ाई की तरफ चला जाता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले करते हैं और पूरी ताकत से लड़ते हैं। ज़बूज़ा हर वार के साथ महसूस करता है कि ककाशी उस पर भारी पड़ रहा है। वो हैरानी से सोचता है, आखिर ये मुझसे इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे साबित हो रहा है। ककाशी फिर मौका देखकर ज़बूज़ा पर लगातार ज़बरदस्त हमले करता है। ज़बूज़ा पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और अगले ही पल ककाशी अपना कुनाई उसकी गर्दन पर रख देता है। अब ज़बूज़ा बिल्कुल बेबस नजर आता है। ककाशी ठंडी आवाज में कहता है, गेम ओवर। लेकिन उसी वक्त अचानक ब्रिज पर गटो अपने बहुत सारे गुंडों के साथ पहुंच जाता है। गटो के आने से पूरी सिचुएशन एकदम बदल जाती है। इसके बाद ककाशी और ज़बूज़ा एक बार फिर एक दूसरे पर हमला करते हैं। ककाशी ज़बूज़ा के हाथ पर वार करता है, जबकि ज़बूज़ा अपनी बड़ी तलवार से पलटकर हमला करता है। ककाशी फुर्ती से बच जाता है और ज़बूज़ा की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। ककाशी ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम हैंड साइंस भी नहीं बना सकते। इस बात का मतलब ये था कि ज़बूज़ा अब अपने ज़्यादातर निंजुत्सु भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये सब देखकर गटो मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है ककाशी ने तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दी है ज़बूज़ा, तुम तो अब कल की बासी खबर बन चुके हो। सच कहूँ तो तुमने मुझे बहुत निराश किया। गटो के साथ उसके दर्जनों हथियारबंद आदमी भी मौजूद होते हैं जो पूरे ब्रिज को घेर लेते हैं। अब सिर्फ ककाशी और ज़बूज़ा का मुकाबला ही नहीं, बल्कि सबके सामने एक नया और भी खतरनाक दुश्मन खड़ा होता है। इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप एनिमे की इसी तरह डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।